सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। पिछले एपिसोड में मैंने जो है आपसे वादा किया था कि मैं इस्लाम के नाम पर दुनिया में हो रही धोखाधड़ी पर ज़रूर बात करूँगा। क्यों ये लोग जो है इजराइल में या फ़लस्तीन का साथ क्यों नहीं दे सकते, और इसकी मजबूरी है, दहशत है, डर है, या फिर ये कुछ और खेल है, इस पर ज़रूर आते हैं। इससे पहले ही हम एक बात मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया अलग हो रही थी, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे आता हूँ, फिर अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि जर्मनी की हार हुई, ऑटोमन अम्पायर की हार हुई, और बहुत से ऑटोमन अम्पायर के हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। ये मित्र राष्ट्र उस वक़्त कहलाते थे। मित्र राष्ट्र ने इसमें रशिया भी शामिल था। बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया गया। ऑटोमन अम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसमें एक देश वजूद में आता है सऊदी अरब। वो उसी वक्त 1920 के पहले ही, मतलब बाल्फोर योजना जब डिक्लेयर की गई थी यहूदियों को इजराइल में बसाने की 1917 में, तो वो उसके बाद से फिर सऊदी अरब बनाने की भी उसी टाइम पर बात हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत जो है 20 और 24 के बीच में हुई, जिसे मान्यता जो है 31-32 में आकर 1900 दे दी गई। मगर ये सारी प्रक्रिया बहुत पहले से एक सिस्टम के तहत चलाई गई थी, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर कमज़ोर क्यों हुआ था। ऑटोमन अम्पायर ठीक वैसे ही कमज़ोर हुआ था कि आपको याद होगा भारत में जब औरंगज़ेब का ज़माना था, तो ये देश में जो देश की सीमाएं हैं वो तेज़ी से फैल रही थी, निज़ाम अच्छा चल रहा था, अर्थव्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, और ये अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही थी दुनिया में। विश्वव्यापी भारत का एक बड़ा नाम होता जा रहा था। अचानक फिर जो है वो अंग्रेज़ों की एंट्री होती है, और वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। वही लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वही लोग एंट्री लेके आ जाते हैं 18वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी में एंट्री तो 17वीं शताब्दी में ही कर चुके थे, मगर 18वीं शताब्दी में ये उरूज पर चले जाते हैं। और ये लोग एक राजा से मिलते हैं, उसको कहते हैं ठीक है तू दिल्ली को टैक्स मत देना, हम तेरा साथ देंगे, और फिर दूसरे राजा से भिड़ते हैं। इस तरीके से एक एक के साथ ये लोग मिलते चले गए, और उनको फंडिंग भी करते गए, ब्याज पे पैसे भी देते गए, ब्याज के ज़रिए उनसे पैसे वसूलते भी गए, और पूरे देश के राजाओं और नवाबों को अपने जो है लपेटे में लेते चले गए। और कंपनी ने धीरे धीरे 1857 की बैटल के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी अब स्थिति इससे पहले ये थी कि ये जो शुरुआत ये उस वक़्त कर चुके थे। इसी बीच में मोहम्मद शाह रंगीला जब यहाँ हुआ करते थे, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, ये तब तक ये लोगों को दिल्ली को टैक्स देना बंद करवा दिया था। तो जब यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, तो नादिर शाह ईरान से आते हैं 20,000, मात्र 20,000 सिपाहियों को लेकर, और वो अम्बाला और पानीपत के मैदान में लड़ते हैं। 1,05,000 हाथियों सहित एक बड़ी मुग़ल फ़ौज, भारत की फ़ौज, उनका मुकाबला नहीं कर पाती है, और वो जीतते हैं। और जिस सुनहरी मस्जिद को आप गिराने की बात कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक है। इसमें नादिर शाह ने जब तख्त ताऊस और कोहिनूर ये सब कुछ लूटने के बाद 2 महीने तक इसी मस्जिद में उसने जो है अपना क़याम किया था, जो एक ऐतिहासिक मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नादिर शाह जो है वो आके लूट ले जाता है मात्र 20,000 सैनिकों के साथ, इसलिए क्योंकि जो सपोर्ट करने वाले स्टेट थे भारत को, यानी दिल्ली सरकार को, वो सपोर्ट उनकी बंद हो चुकी थी। पहले इन्होंने सपोर्ट को बंद करवाया। ठीक वैसे ही ऑटोमन अम्पायर के साथ हुआ। ऑटोमन अम्पायर में इन लोगों ने क्या किया कि ऑटोमन से पहले इनके अपने अंदर के लोग जो थे, जो इनके सत्ता चाहते थे, ताकत चाहते थे, अपने वजूद को जो है वो आगे लेके जाना चाहते थे, अपनी बादशाहत चाहते थे, उन लोगों ने इनके साथ मिलकर फिर इसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया और बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं वो एंट्री करते हैं। और ये इसी तरीके से जो गवर्नर्स थे ऑटोमन अम्पायर के, वो अपने सेंटर को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। फाइनेंशियल जो है क्राइसिस शुरू होते हैं। जो उनकी ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, हथियारों का नवीनीकरण था और ताकत को बढ़ाते रहने का जो आज़्म था, वो टूट जाता है और किसी न किसी तरीके से गुजारे पर आ जाते हैं।
मगर इसी दौरान भारत में बहुत सारे स्टेट, जिसमें से निज़ाम हैदराबाद भी एक था, ये अर्थव्यवस्थाएं तेज़ी से बढ़ रही थी, विश्व व्यापार में आगे बढ़ रही थी। इन्होंने अपनी ताकत या फोर्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मगर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को जो है अच्छे से समझ के ये आगे चले जा रहे थे, जो कि लंदन की जो विश्वव्यापी सरकार थी उससे आगे निकल रहे थे। ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ, मगर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जीत लिया और एक मुहिम जो है खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ चलाई गई, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने मिल के खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म करवाने का काम किया। मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमानों की ये तब तक जो है याद रखिएगा कि जब भारत को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लिया था तो वो दौर मुसलमानों की हुकूमत का था और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत का था। और अभी न तो दावेदारी हिंदू भाइयों ने की थी हिंदू राष्ट्र की यह देश पे सत्ता चलाने की, और ना ही भारत को तब तक कोई गैर मुस्लिम देश माना जाता था। 1920 में वो मुहिम चलती है जिसमें सब लोग शामिल होते हैं। खिलाफत को जो है उसके ख़िलाफ़ तमाम जो जहाँ तक जड़ें थी ऑटोमन एम्पायर की, उन्हीं के अपने अंदर के लोग खिलाफत करके उसको तोड़ देते हैं। मगर इस तोड़ फोड़ के पीछे पैसा शामिल था रॉथशाइल्ड परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, उनके अफीम वालों का, ससून, मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो मेरा भी मुंह थकने लगा है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये तमाम जो यहूदी परिवार जो जिन्होंने फाइनेंस बनाया, कंट्रोल किया और दुनिया की सत्ताओं को अपने लपेटे में लिया, उन्हीं लोगों ने ऑटोमन को तोड़वाया। फिर इन देशों के छोटे छोटे टुकड़े बनवा दिए और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन पर जो है आकर कब्जा कर लिया। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में एक एक करके वो बढ़ोतरी करते गए, तोड़ते गए और कब्जा करते गए, हिस्से बांटते गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब ये बीच बीच में ये सारी बातें तो चलती रही, मगर इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, जिसको बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें यहूदी राष्ट्र बिना देश के लोगों के लिए, बिना लोगों का देश जिसमें डिक्लेयर किया गया था, वो एक पूरी निज़ाम के साथ, क्योंकि वो लोग जिन्होंने ये बैंक बनाए, जिन्होंने निज़ाम बनाया, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ इजराइल था। और इजराइल में वो यहूदियों को तलमूद, तौरात या अपनी बाइबल जिस मान्यताओं के साथ तहत, इसमें अलबत्ता कुरान में भी इन बातों का जिक्र है, तो उनको वापस लाना था इनको यरूशलेम की ज़मीन पे जब आएंगे तभी इनको पूरा विश्व जो है वो इनका गुलाम होगा और पूरे विश्व पर इनकी सत्ता होगी। ये जो उनकी अपनी मान्यताएं हैं, वो सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उनकी भी अपनी मान्यताएं हैं। किसी के ज़रिए कोई आ रहा है, कोई किसी को लेके आने वाला। मुझे किसी के धार्मिक मामले से लेना नहीं, मगर धार्मिक सूचनाओं को देना आपका काम है। मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है सारे धर्म वाले मुझे गालियाँ दें, मैं कुछ बातें ऐसी ही कर रहा हूँ, मगर जो है मैं वही कर रहा हूँ। ऑटोमन एम्पायर टूट गया। अब तोड़ने वाले मुस्लिम ही थे, और जिन्होंने अपनी सत्ता कायम करने के लिए ऑटोमन एम्पायर जो आधी दुनिया में फैला हुआ था उसको तोड़वाया। क्या वो आपकी खुशी के लिए या इस्लाम के लिए या मजहब के लिए दोबारा सत्ता छोड़ देंगे? मुमकिन नहीं। ये सत्ताएं इनको समझौतों के तहत मिली थी, समझौते करने के बाद, मगर इन्होंने धार्मिक इंस्टीट्यूशन चलाए पूरी दुनिया के अंदर। सभी ने, चाहे इसमें से फिरका वो अपना कोई भी बताता रहे, सभी ने अपने अपने इंस्टीट्यूशन चलाए, और इंस्टीट्यूशन चलाने के बाद लोगों को एक अलग ही तरह का इस्लाम जो है वो समझा दिया, और कट्टरवाद इतना बढ़ा दिया कि जो मैं कह रहा हूँ अपने गिरेबान में झांक के देखना, मुझे तनकीद करने से पहले। जिन्हें पूरी दुनिया की बात करनी थी, पूरी दुनिया की भलाई की बात करनी थी, अमन और अमान की बात करनी थी, इंसाफ की बात करनी थी, इंसाफ के निज़ाम की बात करनी थी, वो सिर्फ अपनी अपनी बात करने लगे, अपने अपने तक सिमटने लगे, और अपने अपने जत्थे बनाकर अपनों के अलावा कहीं और देखना बंद कर दिया। और यही सबसे बड़ी गलती, भूल और गुनाह है, जिसकी सजा आज मिल रही है। दरअसल समाज में
जब मैं लोकतंत्र पर आता हूँ कि वो लोकतंत्र बेसिकली कैसा होना चाहिए था, और इस्लाम भी ऐसे ही लोकतंत्र को जो है वो सपोर्ट करता है, मगर क्या वैसा लोकतंत्र जो है जब मुसलमानों के हाथ में निज़ाम था या है, वो दे रहे हैं लोगों को? क्या सच बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। हो सकता है किसी की समझ आ जाए, अभी नहीं तो अगली नस्ल की समझ आ जाए और आगे चल के कुछ बदलाव हमें देखने को मिले। यानी जिन्होंने सत्ता और पैसे और धन के लिए और अपनी ताकत के लिए अपने देश बनाए, वो फ़लस्तीनियों के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, या सिर्फ मस्जिद अक़सा के लिए मतलब उठ के खड़े हो जाएंगे और वो ये परवाह नहीं करेंगे कि उनका अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। अगर कोई युद्ध में शामिल है तो वो इसलिए नहीं कि उसे इस्लाम को बचाना है, और अगर कोई युद्ध में शामिल इसलिए नहीं है कि उसे इस्लाम से कोई दुश्मनी है या फिर इस्लाम को बचाना है या इस्लाम के साथ ही उसे जीना है। ये सिर्फ आम जनता के लिए ड्रामे हैं, और ये ड्रामे क्यों किए जाते हैं? इसमें चाहे वो धार्मिक ड्रामे हों या फिर सेकुलरिज्म के ड्रामे हों या फिर वो इक्वल या फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ऑल के ड्रामे हों, सब सत्ता के लिए मैनिपुलेट किए जाते हैं और पैसों का इसमें खेल होता है, और पैसों के ज़रिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है, और बहुत आसानी से लोग अपने ईमान को वो ईमान उसे ही कहते हैं, शायद मुझे ऐसा लगने लगा है पूरी दुनिया में कि भाई मेरे पास ईमान है, उसकी कीमत आप क्या लगाते हो ये बताओ। और वो जो व्यापारी हैं वो बहुत तगड़े वाले हैं, किसी का कितने में भी बिकता हो खरीद लेते हैं, और अगर वो उतने में ना बेच रहा हो तो फिर एक और चीज़ है दुनिया में, मौत। उसके डर से वो लोग उनके हाथों बिक जाते हैं, जबकि एक कड़वा सच सब जानते हैं कि उन्हें मरना है। मौत हर हाल में आएगी दुनिया में, आज तक चाहे वो किसी को अमृत के दावे किए हों, आबे हयात के दावे किए हों, धरती पे कोई जिंदा हमको नज़र नहीं आता, सब मर गए हैं। यानी इस बात पर चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, दोनों को पक्का यकीन है कि हमें मरना है। कुछ दिन और जीने के लिए दुनिया के लाशों के, बच्चों के, औरतों के सरों के सौदे करने वाले बेरहम और जालिम के सिवा मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, वो कुछ दिन और की मोहलत जीने की लेते हैं, और इसके लिए कितने लोगों को वक्त से पहले मरवा देते हैं। तुम्हारी नज़र में इंसानियत, मानवता, ताकत, बहादुरी, जो कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं, मेरी नज़र में ये जो है एक कायरता, डरपोक और निहायत शैतान किस्म के लोग, शायद इन्हीं के लिए दुनिया में भेजा गया कि देखा जाए कि इंसान को जब हम खुद मुख्तारी देते हैं तो वो कितना गिर सकता है, और लोग गिर रहे हैं, गिरते रहे हैं और गिरते रहेंगे। मैंने खुद भी देखा है पैसे पे लोगों का ईमान, मैं खुद देखा है, बड़े प्यार से लोगों से मैंने बातें की, बड़ी सब कुछ की, और 100 में से 101 बेईमान निकले। और एक बेईमान की खास बात ये होती है कि वो उसके बेईमाने की, उसकी हरामखोरी की पोले ना खुल जाए, वो हमेशा दूसरे पर पहले से इल्ज़ाम तराश कर तैयार रखता है और साबित करने की कोशिश करता है मैं बड़ा बेचारा हूँ, या मैं बड़ा दानिशवर हूँ, या मैं बड़ा कुल छोड़िए ये पर्सनल बातों को, इसमें नहीं जाते, आगे आते हैं। कुल मिलाकर ये जो सूरत हाल है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई में शामिल हैं वो भी ताकत के लिए और दौलत के लिए हैं, जो लड़ाई से भाग रहे हैं वो भी दौलत और ताकत के लिए, और दौलत और ताकत दो ही लोगों के पास है, यानी इस वक्त रशिया और चाइना के पास है या फिर अमेरिका के पास है। मगर इनकी फ़िलहाल की सूरत हाल क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। शायद इस लड़ाई की हार जीत के फैसले पर आता हूं कि उसमें क्या होने वाला है और इजरायलियों को भी क्या मिलने वाला है, इस पर भी आते हैं, मगर पहले आपको अमेरिका के बारे में ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। गैलप सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकियों में सबसे अधिक तनाव और चिंता का कारण व्यक्तिगत आर्थिक चिंताएं हैं। जीवन यापन की बढ़ती लागत, पैसे की कमी, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, नौकरी खोजने में कठिनाई और कम वेतन जैसी समस्याएं लोगों को भविष्य के लिए बचत करने से भी रोक रही हैं। गरीबी, भुखमरी और बेघरपन जैसे सामान्य आर्थिक मुद्दे भी लोगों की चिंता का विषय है।
दशकों से बढ़ती आय, असमानता और कमजोर सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क वाले पूंजीवादी देश अमेरिका में ये रिजल्ट आश्चर्यजनक नहीं है। पूंजीवाद का नतीजा है। अमेरिकियों के लिए बढ़ती किराए की दरें और घर खरीदने की बढ़ती कठिनाई भी चिंता का विषय है। वेतन में वृद्धि खर्च की गति के मुकाबले बहुत कम है और कर्मचारियों की कमजोर होती स्थिति उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आर्थिक असुरक्षा अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। फिर भी कोई प्रमुख राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करता है। वे इसे अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित करते हैं, जैसे कि जब वे कम आप्रवासन की वकालत करते हैं या ये दावा करते हैं कि नए आने वाले विदेशी मूल निवासियों से नौकरियां छीन रहे हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की ये दूरी अभी सिर्फ गलतियों से नहीं हो रही है, जानबूझकर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि एक तबके को बहुत खतरनाक बात आपको बताने वाला हूं। 2025 से 2027 के बीच में जहां तक मैं उन्हें क्रैक कर पा रहा हूं वो ये है कि वो कोई खतरनाक बीमारी लाकर, क्योंकि वो इस युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, ये युद्ध क्रैक कर लिया गया है चाइना और रशिया ने। और चाइना और रशिया ने क्या कर लिया है, पहले ये रिपोर्ट देखो, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चीनी प्रोफेसर और चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक झांग वेईवी का मॉस्को में हुए बहुध्रुवीय मंच पर दिया गया ताजा बयान। झांग वेईवी ने कहा, एक ध्रुवीय व्यवस्था में डॉलर से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक सब कुछ हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने का दावा, युद्ध और रंगीन क्रांतियां आम होने लगी हैं। उन्होंने दावा किया कि चीन अब पीपीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है और वर्तमान में चौथी औद्योगिक क्रांति में सबसे आगे है। चीन एकीकृत होकर समृद्ध बनो के मॉडल में विश्वास करता जा रहा है। पश्चिम फूट डालो और राज करो की नीति पर अभी भी अड़ा हुआ है। पश्चिम ने रूस को अलग थलग करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वैश्विक बहुमत ने रूस के साथ सहानुभूति दिखाई और इस प्रकार पश्चिम को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया गया है। यानी सीधी बात है, पश्चिमी जगत ने जो घेराव करके तमाम सदियों तक चाल चलने के बाद जो कुछ खत्म करने की बात की थी, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। पश्चिमी जगत क्राइसिस में है। जर्मनी में जब से ये गाजा का या यूक्रेन का वार शुरू हुआ है, इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का, और वहाँ के हालात इस तरह है कि 41% एनर्जी के खर्च बढ़ चुके हैं, रेट इंक्रीज हो चुके हैं। यानी 41% अगर एनर्जी के रेट इंक्रीज हो गए हैं तो वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग इतनी ही इंक्रीज हो चुकी होगी। और अगर ये इतनी इंक्रीज हो जाएगी तो जैसे अमेरिका के अंदर कमाई कम खर्च ज़्यादा है, जर्मनी के अंदर भी वही स्थिति है, और पोलैंड और तमाम यूरोपियन कंट्री में जो दुनिया पर ताकत और सत्ता और पैसे का राज करना चाहते थे, उनका राज छीनने जा रहा है, छीन चुका है, सिर्फ एक्ट होना बाकी है, वो आप अपनी आंखों से देखोगे। ये जो सूरत हाल अभी बनी है दोस्तों, यानी इसको हॉर्मुज में जो होती इसको, ये अगर माफ़ करना ईरान, सऊदी अरब या मुस्लिम जगत की वजह से होती इस लड़ते, और वो इस तरीके से सीधे सीधे रूस और माफ़ करना ब्रिटेन और अमेरिका से सीधे टकराते जिस तरीके से वो टकरा रहे हैं, कभी नहीं टकराने की हिम्मत करते अगर उनके पीछे रूस नहीं खड़ा होता, उनकी स्ट्रेटेजी नहीं खड़ी होती, उनकी फंडिंग की अश्योरेंस नहीं खड़ी होती। इन तमाम इलाके में मुसलमानों को ही चुनकर उन्हीं की प्रॉक्सी बनाकर इजराइल और अमेरिका ने मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाया, इस्लाम को रेडिकल बनवाया, और इस मुसलमान ही वो थे जिन्होंने डॉलर लिए, पैसे लिए और मुसलमानों का कत्ल किया। पैसे, सिर्फ पैसे, यही ईमान है। आज हमास को मैं मानता हूं कि वो सिर्फ जिस दिन से लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद अल-अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, और जो अब वो आगे लड़ने जा रहे हैं वो भी उसी की उनकी लड़ाई है। और क्योंकि उनके इजराइल ने एक एक उन लड़ाकों के घर के परिवार के 70 सालों में एक एक करके बहुत से लोगों को मारा है, वो ज़्यादातर उन्हीं परिवारों के लोग हैं जो अपना बदला लेना चाहते हैं। उनका डॉलर या पैसे से मतलब नहीं, अलबत्ता जो जितने प्रोफेशनल संगठन हैं, चाहे वो हौतीज़ हों, चाहे वो लबनी हिजबुल्लाह हो, या फिर वो होते, आपको बुरा लग सकती है मेरी बात, मगर ये प्रोफेशनल ट्रूप हैं। इनका कोई गोल या इनका कोई टारगेट इस्लाम होता तो अभी तक इजराइल रूहे ज़मीन पे नहीं होता। क्योंकि आज अगर सीरिया
हौतीस और हिजबुल्लाह आज वो अटैक कर दें तो इजराइल की लिख के देता हूँ औकात नहीं है कि 24 घंटे में उसका एक आदमी भी उनके कब्जे से बाहर रह जाए। ये हकीकत है। ये ड्रोन गिराकर उन्होंने बताया, जहाज़ भी वो गिरा सकते हैं। बहुत तकड़े मिसाइल उनके पास मौजूद हैं जो इजराइल को नस्तो गाज़ा की स्थिति कि इजराइल में कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। जितनी उन्हें परमिशन मिलेगी वो उतना ही करेंगे, क्योंकि जो खेल खेलने वाले हैं वो दाएं हैं या बाएं हैं, ये सिर्फ एक्टर हैं। बाकी के मुसलमान जो है वो खुश होते रहेंगे। खैर, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक इसमें रह गया है ये समझाने के लिए कि असल में ये बहुत आसान हो जाएगा आपको ये समझने के लिए। प्रोग्राम लंबा ज़रूर होगा मगर ये सुनना ज़रूरी है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में से जब बांटा गया था तो असल में उसका मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि मुसलमानों को कमज़ोर करना था, और ये बात मिस्टर जिन्ना बहुत अच्छे से जानते थे, प्लांटेड थे, और उन्होंने जानबूझकर, चूँकि ऑटोमन एम्पायर टूट चुका था, अब अगर कोई दूसरा ताकतवर देश दुनिया में, अरब माफ़ कीजिएगा उस वक़्त गधे पे तेल ढोते थे, उसके बाद ये सब UAE फलाना ठिकाना सब बने हैं। वो इंतज़ार करते थे कोई टूरिस्ट आएगा तो हमें कैसे जीना है। उस वक़्त भारत के ख़जानों में, जो कि नवाबों के ख़जाने थे, रियासतों के ख़जाने थे, हीरे जवाहरात इतने भरे पड़े थे, जहां ब्रिटेन के साम्राज्य जो दुनिया में सूरज नहीं डूबता था वो कमज़ोर पड़ जाता था, मगर उनको टक्कर देने वाला मुस्लिम रियासतें अभी हिंदुस्तान के रूप में मौजूद थी, जिसे तोड़ना ज़रूरी था। इसलिए नहीं कि हिंदू और मुसलमान का मसला था, इसलिए कि ये देश एक ताकतवर देश था जहाँ अर्थव्यवस्थाएँ पूरी तरह से ग्रो कर रही थी, और यहाँ प्रोडक्शन से लेके हर चीज़, जहाजरानी से लेके हर चीज़ ग्रो कर रही थी, जो कभी भी ऑटोमन एम्पायर के इक्वल खड़ा होकर चुनौती दे सकता था यूनाइटेड किंगडम को, उनके साम्राज्य को। इसलिए तोड़ना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने जिन्ना जैसे लोगों को, मोहम्मद अली जिन्ना ठक्कर जैसे लोगों को जो है उन्होंने चुना। पाकिस्तान के लोगों को मेरे इन शब्दों से बड़ी तकलीफ़ हो सकती है। भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया गया किस तरीके से, जो बहुत ही मेरे ख्याल से बारीक मामला है तो बहुत लंबा हो जाना, मगर फिर भी जितना कम मैं कह सकूँ उतना कहने की कोशिश करता हूँ। ये उसी कड़ी का एक सिलसिला था जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा गया। फिर भारत को तोड़ने के लिए कुछ एक्टर तैयार किए गए और उन एक्टरों को प्लांट करके आगे सिस्टमेटिकली बढ़ा गया, और फिर इसको पाकिस्तान के रूप और हिंदुस्तान के रूप में बांटा गया। इसके बांटने से मेजर फ़र्क क्या हुआ? मेजर फ़र्क ये हुआ कि ऐसी बहुत सी रियासतें थी, जो वो ढाका की रियासत थी, कलकत्ता की रियासत थी, और पाकिस्तान में भी एक सियालकोट या कहाँ की एक बहुत तगड़ी रियासत थी जिनके पास काफ़ी धन थे, भोपाल की रियासत थी, लखनऊ थे, और निज़ाम हैदराबाद था। ये सब आज़ादी से पहले की स्थिति ये थी कि अंग्रेज़ी हुकूमतों के बाद भी हमारे जो रजवाड़े थे जो है, उन रजवाड़ों के पास भी एक निज़ाम था, फाइनेंस था। वो चाहे वो मराठवाड़े के रजवाड़े हों, या फिर वो राजस्थान के रजवाड़े हों, या फिर वो कर्नाटक के इलाके में हो, तो ये तमाम जो है साउथ और नॉर्थ के मिलाकर जो रजवाड़े और नवाब और रियासतें थी, ये एक निज़ाम था, कभी भी इकट्ठा हो सकता था, क्योंकि तब तक हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर भेदभाव नहीं था। और अगर ये सब इकट्ठा होकर एक यूनाइटेड हिंदुस्तान का ऐलान करते तो दुनिया में ये पहली ताकत बन सकते थे। निज़ाम हैदराबादी जैसे यहाँ लोग जहन रखने वाले लोग थे, निज़ाम हैदराबादी जैसे जहन रखने वाले लोग थे, जिन्हें पता था अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाती है, हर देश, हर शहर, हर इलाकों से लोगों को मंगाकर एक डाइवर्सिटी पैदा करके किस तरीके से नई अर्थव्यवस्था को बनाया जा सकता है, जिसे ये आज बना रहे हैं। 100 साल पहले निज़ाम हैदराबाद उसको बना चुका है। ये ग्लोबल वर्ल्ड जो गांव बनाना चाहते हैं ना, वो ऑलरेडी निज़ाम हैदराबाद में बना के दिखाया है, जहाँ दुनिया भर से वहाँ के एक्सपर्ट को बुलाकर जो है वो शुरू किया गया। मगर यहाँ पैसे और ऐशो आराम की दुनिया के बदले में जो अरब जगत था उसको तो ये कह दिया गया कि आप ऐश करें, पैसे कमाएं, मौज लें, तरक्की की बात आप नहीं करेंगे, हथियार आप नहीं बनेंगे, इंडस्ट्री आप नहीं लगाएंगे, पैसे चाहे जितने लें। वो उस पर खुश थे, चलते रहे, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान को तोड़कर अलग करने का मतलब ये था कि एक जवाज़, एक बहाना मिल गया अपने अपने लोगों से ये काम करवाने का कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों ने जो है सिख भाइयों के साथ या हिंदू भाइयों के साथ भी जो जास्तियाँ की, एक नफ़रत की बुनियाद तकड़ी हो गई। फिर भारत के अंदर भी रियासतों को तोड़ा गया, पुलिस एक्शन किया गया, रियासतों पे कब्ज़ा किया गया, यहाँ की प्रॉपर्टी को जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कुल मिलाकर एक जो मुस्लिम निज़ाम था
उसको दोनों तरफ ख़त्म कर दिया गया। दोनों तरफ क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान ने दावा किया कि वो इस्लामिक जमहूरिया है, कोरी बकवास। पाकिस्तान के अंदर एक भी डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिन्ना की टोली के साथ जिन फौजियों को वहाँ कमान दी गई थी, ये मत भूलिएगा कि वो सब ब्रिटेन की फ़ौज में अधिकारी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर, उससे पहले से 1857 से लेकर जो कंपनी सरकार में भर्ती होने वाला फौजी निज़ाम था, वो उसी को लेकर पाकिस्तान में शिफ्ट हुए और पाकिस्तान के वही ब्रिटेन के ब्रिटिश फौजी जो है उनको पाकिस्तानी फौजी कहा जाने लगा और ब्रिटिश फौज में रहते हुए ही पाकिस्तान की फ़ौज की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद वो कमिटेड हो जाते हैं ब्रिटेन के प्रति कि हम किसी भी सूरत में इसको एक ऐसी ताकत नहीं बनने देंगे जिससे ये यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका के एक षड्यंत्र के बाहर जा सके। भले ही इस देश की जनता और यहाँ के डेमोक्रेटिक एक्टर जब तक वो आपकी हुक्मरानी मानेंगे तब तक हम उनको जिंदा रखेंगे। जिस दिन वो आपका हुक्म टालेंगे हम उनका कत्ल कर देंगे, उनको फांसी पे टांग देंगे या जहाज में हवा में उड़ा देंगे। अगर उनका नेशनल हीरो जो उनको पूरी दुनिया में सम्मान दिलाता हो, इमरान जैसा भी हो, तो उसको एक कीड़े मकोड़े की तरह उठाएंगे और उसे जेल में डाल के ऐसा सड़ाएंगे कि वहाँ के लोगों को नज़ीर मिल जाए कि तुम कितना भी अपने देश के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करो, वहाँ की जो फौज है वो फौज किसी को कुछ नहीं मानती। और बड़ी मज़े की बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान देश मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। पाकिस्तान देश पाकिस्तान में जो ब्रिटिश फौजी थे उनके लिए एक देश बनाकर दिया गया कि तुम इन लोगों पर, इन पर मजदूरी करवाओ, नौकरी करवाओ, हमारी चाकरी करवाओ और हमारे लिए इन पर गुलामी करवाओ, ये हमारे कब्जे से बाहर ना जा सके और तुम हमारे वफादार नौकर हो, वफादार ही रहो। और वो वफादार हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक फौजी ऐसा नहीं हो सकता जो बगावत उठाए और कर सके और ये पूछ सके बगावत करके कि भाई तुम लोग अमेरिका और ब्रिटेन के हितों के लिए अपनी जनता को जो है वो गुलाम बना के क्यों रखते हो। किसी पॉलिटिकल इतिहास में आज तक, चाहे भुट्टो हो या और कोई हो, यानी चाहे उनका नेशनल हीरो हो या फिर जो भी हीरो हो, फौज के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। ये इकलौता देश है जो फौज के लिए बना कर दिया गया। दुनिया में देशों के लिए फौज बनाई गई, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अंग्रेज़ों ने फौज के लिए, अपनी फौज के लिए एक देश बना के दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसे धार्मिक एक्टर पालो जो तुम्हारे लिए माहौल तैयार करते रहें और तुम्हारे साथ जो है तुम एंजॉय करो। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज इकलौती ऐसी है जहाँ के ऑफिसर हीरो बनकर रहते हैं, जिनको सम्मान की बात समझी जाती है। किस मामले में सम्मान की बात समझी जाती है? पैसा, शराब और ये वो, दौलत, प्लॉट, तमाम उनका फौजी जो है पैसे लूट कर, ये इकलौती फौज है जिसका आर्मी चीफ रिटायर होते ही अपना देश छोड़ के भाग जाता है, अपने आकाओं के देश में जाके बस जाता है। ये सिचुएशन जो है, और तमाम जो है लोगों को क्या तासुर दिया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया है। ये झूठ था, फ्रेब था। ये प्रोग्राम अगला भी मैं ज़रूर करूँगा और पाकिस्तान पर, इसकी फ़ौज पर करूँगा, इनकी जनता पर करूँगा और इस्लामिक धोखे पर करूँगा, जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ये लंबा हो गया प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हमें यहीं रोकना पड़ेगा, ये बताते हुए कि दरअसल ये खेल क्या चल रहा है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि इंशाल्लाह गाज़ा में जीत होगी, मासूमों का खून रग लाएगा और जो चीन की सूरत हाल है वो भी आपने देखी है कि तरक्की क्या कर रही है। चीन की इकोनॉमी के मामला, मगर एक चीज़ रह गई है, वो अगले एपिसोड में ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह जब बना था तो वो आर्थिक और निज़ाम के तौर पर, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें उनको हमने बांट के दी थी, मगर वो उनको संभालना चाहते ही नहीं थे। उनको ख़राब करके वो कैसे चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब तो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले प्रोग्राम में जो बची हुई बातें हैं वो ज़रूर करूँगा। जिन्हें समझ आए बहुत अच्छा, जिन्हें ना समझ आए उनका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।